नमस्कार प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी हाउस में। आज हम क्रिया के अगले कक्षा में आए हैं। मतलब पिछली कक्षा में हमने क्रिया पढ़ा था। क्रिया कहते किसे हैं, है ना, और क्रिया के कितने भेद हैं। नाम धातु क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, मतलब मूल धातु क्या है, यौगिक धातु क्या है, इन सब के बारे में पढ़े थे। लेकिन कुछ छूट गया था। अभी बचा हुआ है क्रिया के अन्य रूप, मतलब क्रिया के कुछ रूप होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग ज्ञान अर्जित करेंगे और उसके विषय में अपना एक साधारण सी समझ विकसित करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्रिया के जो कुछ रूप हैं या अन्य रूप हैं वो समझ में आ जाए। और आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, बहुत साधारण सी चीजें हैं, बहुत आसान है। मुझे लगता है एक बार सिर्फ कह देने से आपको याद हो जाएगा, लेकिन लिख देना ही ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैं लिख करके बताऊंगा। तो चलिए, आज का जो हमारा विषय होगा वो क्रिया के अन्य रूप, मतलब क्रिया के कुछ रूप होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्रिया के जैसे कुछ रूप के बारे में करेंगे तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, कल हमने क्रिया पढ़ा था, आज हमें पढ़ना पड़ेगा सहायक क्रिया। आज जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब ये सहायक क्रिया क्या है, अब कहते किसे हैं सहायक, ये देखिए एक बार में समझ में आ जाएगा। सहायक, सहायक मतलब समझते हैं, सहायता करना, मदद करना, हेल्प करना। तो इसको भी वही, इसके विषय में या इसके परिभाषा के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, जो शब्द मुख्य क्रिया, जो शब्द मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं, जो शब्द मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या क्या होते हैं, जैसे में हम कह सकते हैं कि सहायक क्रिया जो होते हैं वो होते हैं था, थी, थे, रहा, रही आदि। हम लोग कह ले कि ये शब्द जो क्या है, सहायक क्रिया से है, था, थे, थी, रहा, रही, है ना, रहे, ये तमाम तरह के जो शब्द आएंगे ये कहलाएंगे सहायक क्रिया। हाँ, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाला शब्द क्या कहलाएगा, जो मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए जो क्रिया आएगा वह कहलाएगा सहायक क्रिया। याद रखिएगा, सहायक क्रिया ये केवल सहायता करेगा, इसी को अंग्रेजी में आप लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आप इसको समझने के लिए एक उदाहरण रख सकते हैं, जैसे समझिए कि आपके परिवार में, हमारे परिवार में जो घर में जो सबसे प्रधान होते हैं वो दादा होते हैं। यदि दादा नहीं है या असमर्थ हैं तो उस पूरे परिवार का देख रेख की जिम्मेदारी पिताजी की होती है। घर में कोई कुटुंब आ जाते हैं, कोई मेहमान आ जाते हैं तो पिताजी क्या करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। माँ चाय बनाती है और हम लोग चाय लेकर के जाते हैं, लेकिन काम तो वहां पिताजी कर रहे हैं देखने का, जो घर में मेहमान आए हैं, कुटुंब आए हैं, लेकिन हम क्या करें, वहां तक पानी पहुंचा रहे हैं, चाय पहुंचा रहे हैं, हम पिताजी का मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। हम वो मुख्य क्रिया नहीं है, हम सहायक क्रिया, एकदम समझिए वो चीजों को, वही चीज है। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे में हम लेते हैं उदाहरण में, पहला उदाहरण लेते हैं, गीता खेल रही है। दूसरा, राधा पढ़ाई कर रही है। अब देखिए यही दो हम लेते हैं। अब कह रहे गीता खेल रही है, मुख्य क्रिया तो क्या है, खेलना है, लेकिन इसके सहायता के लिए क्या है, रही है, ये सहायक क्रिया है। यहाँ पे राधा पढ़ाई कर रही है, तो ये क्या है, पढ़ाई करना क्या है, मुख्य क्रिया, लेकिन इसके सहायता के लिए कौन आया है, तो कहिएगा कर रही है, ये सहायक क्रिया हो जाएंगे। मतलब मुख्य क्रिया की सहायता करने वाला जो होगा वो सहायक क्रिया रहेगा। याद रखिए, ऐसा संभव है किसी वाक्य में सहायक क्रिया हो ना हो, लेकिन एक मुख्य क्रिया जरूर रहेगा। फिर से सुनिए
किसी वाक्य में सहायक क्रिया हो या ना हो, लेकिन एक मुख्य क्रिया अवश्य रहेगा। जैसे हम कह लें तीसरा उदाहरण में, है ना, मैं, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और इसी के साथ सुन लीजिए पहले। यदि किसी वाक्य में सहायक क्रिया हो ना हो लेकिन मुख्य क्रिया जरूर रहेगा, लेकिन याद रखिए यदि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं है तो मुख्य क्रिया के स्थान पर सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया की भूमिका अदा करेगा, है ना। जैसे मैं कर लूं, मैं विद्यालय गया, मैं विद्यालय नहीं गया। अब देखिए इस वाक्य में क्या है, क्रिया, जाना क्रिया है। इस वाक्य में क्या है, जाना क्रिया है। लेकिन बताइए इस जाना क्रिया के लिए कोई सहायक क्रिया आया है तो बोलेगा इसमें तो कोई सहायक क्रिया है नहीं, मतलब इसमें केवल मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया नहीं है। एक और हम उदाहरण लेते हैं, चौथा देखिए, चौथा प्रश्न कहता है मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, है ना। पांचवा कर लेते हैं, क्या दें, चलो हम लिख देते हैं, ठीक है। अकबर भारत के शासक थे या था। अब देखिए ये दो वाक्य, मैं अच्छा हूं, इस वाक्य में देखिए मैं अच्छा हूं, कहीं पे आपको क्रिया नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पता है कि जो हूं जो है ये क्या है, सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया की भूमिका निभाएगा। मतलब मेरे अच्छे रहने का प्रमाण यही दे रहा है, यही बता रहा है अच्छा है। उसी प्रकार अकबर भारत के शासक था या शासक थे बेहतर रहेगा, ये वाक्य नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अकबर भारत के शासक थे। अब देखो इसमें भी कोई क्रिया नहीं है, ये सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया की भूमिका अदा कर रहा है, ठीक है। वैसे ही मैं अभी भी एक बात कहा था कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो पिताजी मुख्य क्रिया कहते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, हम लोग उनका मदद करते हैं, चाय पानी देने का सहायक क्रिया करते हैं। लेकिन सोचिए अगर पिताजी नहीं है तो पिताजी की अनुपस्थिति में सारा काम हम लोग करते हैं, तो उस समय हम मुख्य क्रिया की भूमिका निभाते हैं, मतलब उसमें हमारी मतलब वहां मौजूदगी आवश्यक हो जाती है। उसी प्रकार से यहां ये भी है। तो क्या होगा, यदि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया मतलब सहायक क्रिया हो ना हो लेकिन एक मुख्य क्रिया जरूर रहेगा, अब मुख्य क्रिया के अभाव में आने वाला सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया की भूमिका में आ जाएगा। तो ये रहा सहायक क्रिया। एक होता है सहायक क्रिया के बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। चलिए दूसरा जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे, यहां हम लिख लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, है ना। अब ये पूर्वकालिक क्रिया है, क्या है ना। सहायक क्रिया तो समझ गए, अब पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया कहते किसे हैं। अब देखिए इस शब्द में इसका अर्थ छिपा हुआ क्या बना है, दो शब्द से मिलकर के बना है। पहला क्या है, पहला बोलिएगा सर, पहला जो है पूर्व, तो पूर्व का अर्थ क्या होता है, बोलिएगा पहले, पहले होता है पूर्व का अर्थ पहले। कालिक, कालिक मतलब काल से, समय से, है ना, संबंधित है ना, समय, है ना। पहले समय मतलब क्रिया, वह काम जो पहले किया जा चुका हो, जिस क्रिया का समापन पहले के समय में हो चुका हो, अभी चल नहीं रही है, एक मतलब एक काम खत्म हो चुका है, उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जब कोई क्रिया समाप्त हो, किसी क्रिया के समापन की सूचना मिल जाए, किसी क्रिया के समापन की सूचना मिलने के पश्चात जब कर्ता कोई दूसरा कार्य करने के लिए चला जाता है तो कर्ता के द्वारा किया गया पहला कार्य ही पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। फिर से सुनिए, जब कर्ता के द्वारा किसी काम को कर लेने के बाद दूसरा काम करने जब जाता है तो कर्ता के द्वारा किया गया पहला कार्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। या यह कह सकते हैं जब कर्ता किसी काम को करके दूसरा काम करने जाता है तो पहला काम क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। तो कह सकते हैं इसका परिभाषा कि कर्ता जब
किसी काम को करके, कर्ता जब किसी काम को करके दूसरा काम करने जाता है तो कर्ता के द्वारा किया गया पहला काम। तो कर्ता के द्वारा किया गया पहला काम पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। अब देखिए, कर्ता जब किसी काम को करके, कोई भी एक काम करके जब दूसरा काम करने जाता है तो कर्ता के द्वारा किया गया पहला कार्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। उदाहरण में हम देख लेते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? उदाहरण में हम क्या कह सकते हैं कि मां खाना बनाकर स्नान करने गई। मां खाना बनाकर स्नान करने गई। वाक्य देखिए, मां खाना बनाकर स्नान करने गई, तो है ना, कहाँ गई? स्नान, नहाने गई। नहाना है ना, स्नान करना, या इसको स्नान करना या नहाना, तो हम इसको नहाना ही कर देते हैं, स्नान करना तो ज्यादा आप समझ पाएंगे, हालांकि दोनों एक ही बात है। मां खाना बनाकर नहाने गई, ठीक है, मां खाना बनाकर नहाने गई। चलिए, मां खाना बनाकर नहाने गई, तो मां ने पहले कौन सा काम किया? तो बोलिएगा पहले जो है मां खाना बनाने का काम कर गई। मां क्या कर गई? खाना बनाने का। जब खाना बनाने का काम पूरा हो गया तब नहाने के लिए गई। तो पहले क्या की? पहले मां ने खाना बनाने का काम किया। अब दूसरा देखते उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, शिक्षक या विद्यार्थी 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 पढ़कर सोने गया। विद्यार्थी पढ़कर सोने गया। अब देखिए वाक्य, विद्यार्थी पहले कौन सा काम किया? तो बोलिएगा पहले ना सर पढ़ने का काम किया। विद्यार्थी कौन सा काम किया? पहले पढ़ने का। जब पढ़ने का काम पूरा हो गया तब गया है सोने के लिए, तब दूसरा काम करने के लिए गया है। तो जो पहले काम कर लिया गया वो क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया, है ना, है ना, वही हो जाएगा। आप कहते हैं शिक्षक पढ़ाकर घर गए, है ना, हम कह सकते हैं शिक्षक। चलिए तीसरा, यह नेता भाषण देकर जा रहे हैं। नेता भाषण देकर जा रहे हैं। नेता ने पहले कौन काम किया? भाषण देने का। ये जब काम देकर हो गया, भाषण देने का काम, तब जा रहे हैं। तो एक चीज और आप याद रखिएगा इसमें, पूर्वकालिक क्रिया में है ना, पूर्वकालिक क्रिया हुआ क्या लगा? जिस शब्द में क्या मिल जाए आपको? कर मिल जाए। जिस शब्द के साथ कर लगा हुआ मिल जाएगा वो पूर्वकालिक क्रिया ही होगा। एकदम कंफर्म कहते हैं वो पूर्वकालिक क्रिया ही होगा, है ना। उसी प्रकार से और देखिए एक उदाहरण और हम ले लेते हैं। बालक मां को, नहीं ये अलग हो जाएगा। हम बालक मां को
देखकर रोने लगा। क्या है? बालक माँ को देखकर रोने लगा। तो क्या हुआ? देखकर, जब माँ को देखने का काम कर लिया तब वो रोने लगा, तो क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। मतलब वो चीजें को देखना है आपको, कह क्या रहा है, इसके मूल चीजों को समझना है, बस अपने आप समझ में आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखना हो तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो आसान हो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोग का पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के बाद जो हम पढ़ेंगे आगे वह होगा प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के बाद हम लोग ज्ञान अर्जित करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, नाम जो है वो नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ रहता है। यदि उसको समझ लिए तो समझ लिए, सब कुछ आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर कठिन तो है ही चीजें। वो हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि क्या चीज कठिन है और क्या सरल है। तो सरलता और कठिनता हमारी सोच पर विकसित करता है, और फिर हमारी समझ पर, वही समझ है जो सोच है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे अगला भेद। अभी तो 2 तरीका हमने पढ़ा है, कई और तरीके पढ़ने हैं। जहां जिसको दिक्कत होगा तो एकदम पूछ लेना है तुरंत। ठीक है, चलिए आगे हम इसके बारे में लिखते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया हो गया, हम लोग अब पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया है क्या? अब देखिए, प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब समझ ही रहे हैं, मोटिवेट जो कर रहा है, जहां से मोटिवेट हो जाए तो ही कहता है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। इसका परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब कर्ता किसी काम को स्वयं ना करके दूसरे से करवाए तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। तो जब कर्ता किसी काम को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाए। जब कर्ता किसी काम को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाए तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जब कर्ता किसी काम को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाए, एकदम काम नहीं करेगा, दूसरा से करवाता है, तब क्या कहलाएगा? प्रेरणार्थक। देखिए हम लोग उदाहरण में पढ़ते हैं। पहला, शिक्षक, क्या हो जाएगा? शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं। अब देखिए, शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं। एक चीज में गौर करिए, शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं, मतलब शिक्षक स्वयं पुस्तक पढ़ने का काम नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद्यार्थी से करवा रहे हैं। तो जो काम शिक्षक करता है ना, क्या करवा रहे? विद्यार्थी से करवा रहे हैं, स्वयं नहीं करके दूसरा से करवा रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? तब कहिएगा शिक्षक स्वयं ना करके विद्यार्थी से करवाया जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरित कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगला हम कह सकते हैं, दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। दादाजी
रमेश से पत्र लिखवाते हैं, लिखवाते हैं। अब देखिए, दादाजी रमेश से पत्र लिखवाते हैं, मतलब पत्र लिखने का काम स्वयं दादाजी नहीं कर रहे, रमेश से लिखवा रहे हैं। उसी प्रकार तीसरा और देख लीजिए। अच्छा, एक चीज देखिए, इसको समझिए आप, घर में है ना, माँ कभी कही होगी, पिताजी कभी कहे होंगे, है ना, दादाजी तो पक्का कहे होंगे, तो मतलब ये काम कर दो तो ये करेंगे, ये होगा, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरित करना, मोटिवेट कर देगा। देखो कि कौन जीतता है, बच्चे को दौड़ा दिया, मतलब तुम तो हार गया, वो जीत जाता है, मतलब इस बार दौड़ा के दिखा, तो बच्चे को दौड़ा देता है, प्रेरित करता है, वही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है ना। उसी प्रकार से और क्या कह दें कि पत्र लिखवाते हैं, और ये दो हो गया शिक्षक। ठीक है। नेता, नेता नेता पुलिस से लाठी नेता पुलिस से लाठी चलवाते हैं। नेता पुलिस से लाठी चलवाते हैं, मतलब लाठी चलाने का काम खुद नेता नहीं कर रहा है, कौन किसे करवा रहे हैं, तो पुलिस से करवाया जा रहा है ना। तो ये हो जाएंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा संयुक्त क्रिया। अब देखिए, एक और हमारे पीछे बीच आ गए संयुक्त क्रिया। ठीक है, बहुत आसान, ये भी संयुक्त क्रिया क्या है। संयुक्त क्रिया के विषय में यह जानिए कि जिस वाक्य में दो क्रियाएं हों या दो से अधिक हो, या हम कह सकते हैं जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं वह संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। तो यह भी कह सकते हैं ना कि मुख्य क्रिया के साथ आने वाले अन्य जो सहायक क्रिया है संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। तो यह कह सकते हैं कि वाक्य में एक क्रिया के साथ आने वाले दूसरी या तीसरी क्रिया, या एक से अधिक, जिस अधिक वाक्य में, यदि वाक्य में एक से अधिक क्रिया आती है तो वह क्या कहलाएंगे, संयुक्त क्रिया। वाक्य में एक से अधिक आने वाली क्रिया, वाक्य में एक से अधिक क्रिया आती तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे देख लेते हैं उदाहरण में, हम लोग उदाहरण में क्या देखें, जैसे रमा विद्यालय चली गई। शब्द क्या है, वाक्य क्या है, रमा विद्यालय चली गई। अब देखिए, चली और गई दोनों क्रियाएं हैं, एक साथ दो दो है तो क्या कहलाएगा, ये तो संयुक्त क्रिया है। पूछा जा सकता है कि ऐसा लिखा हो, लिखा निम्न में से कौन संयुक्त क्रिया है, और तीन गो संयुक्त क्रिया नहीं रहेगा, एक रहेगा, तो पहचान कर लेना है। उसी तरीके से मैं जो कल उदाहरण दिया था सकर्मक अकर्मक के विषय में, वही एक देता हूं कि चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। अब देखिए, उड़ना भी क्रिया, जाना भी क्रिया, है ना। तीसरा, पिताजी, है ना, पिताजी आ गए। पिताजी आना भी क्रिया, गए मतलब जाना भी क्रिया, पिताजी आ गए ये भी क्रिया। तो ये सब के सब क्या हो रहे हैं, ये संयुक्त क्रिया है, एक साथ एक से अधिक क्रियाएं आ रही हैं। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा, प्रेरणार्थक भी पढ़ लिया, संयुक्त भी कर, पूर्वकालिक भी पढ़ा,
सहायक भी पढ़ा, हमको अब पढ़ना है द्विकर्मक क्रिया। क्या पढ़ना है? द्विकर्मक क्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया के बारे में, है ना। अब द्विकर्मक क्रिया है क्या, चलिए हम पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया। अब जानिए कि द्विकर्मक क्रिया है क्या। द्वि मतलब तो जानते हैं कि दो होता है, कर्मक मतलब कर्म से संबंधित या कर्म के बारे में। तो मतलब जिस वाक्य में एक से अधिक कर्म हो, जिस वाक्य में एक से अधिक कर्म हो वह द्विकर्मक कहलाता है, या जिस वाक्य में कम से कम दो क्रियाएं हो वह द्विकर्मक कहलाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में एक से अधिक कर्म हो, है ना, जिस वाक्य में एक से अधिक कर्म हो या जिस वाक्य में कम से कम दो कर्म हो वो क्या कहलाएगा? द्विकर्मक क्रिया कहलाएगा। तो ऐसा आएगा कौन? तो ऐसा जो हो जाएगा, उदाहरण में हम लिख सकते हैं शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, कर देते हैं। चलिए, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। अब इस वाक्य में दो कर्म है या नहीं है कैसे जानेंगे? तो याद करिए कल वाला जो मैंने भूत भगवा मंत्र पढ़ाया था तो उससे कर्म निकल के आएगा। तो मैंने क्या बताया था, आप क्या और किसको प्रयोग करना है? तो क्या करना है? क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? तो कहिएगा हिंदी। कर्म है तो क्या का प्रयोग करने से निर्जीव कर्म निकलता है, देख लीजिए। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। किसको पढ़ाते हैं? तो कहिएगा विद्यार्थी को। किसको प्रयोग करने से? सजीव। अब बताइए दोनों दो कर्म निकला कि नहीं? इस हिसाब से क्या हो गया, द्विकर्मक क्रिया है कि नहीं, है ना। अब दूसरा हम ले लेते हैं। दूसरा, पिता पुत्र को मिठाई खिलाए। पिता पुत्र को मिठाई खिलाए। तो हुआ क्या खिलाए? तो बोलिएगा मिठाई। किसको खिलाए? पुत्र को। दो कर्म आया तो क्या हो जाएगा? द्विकर्मक। सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और उसके बाद संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वह होगा, एक है द्विकर्मक क्रिया के बाद आ गया हम लोग का एक है नाम धातु क्रिया, है ना। नाम धातु क्रिया एक और है क्रिया। चलिए नाम धातु क्रिया क्या है वो देख लेते हैं। नाम धातु क्रिया कहते किसको है? अब देखिए लिखा हुआ नाम और धातु। धातु तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। नाम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाले क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनने वाला, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाला क्रिया उसको कहा जाता है नाम धातु। अब जैसे इसका उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण में हम कह सकते हैं हाथ क्या है? संज्ञा शब्द है। हाथ क्या है? हाथ। हाथ से बनता है हथी आना। हाथ से हथी आना। और लात से लतियाना। शर्म से शर्माना। गर्म से गरमाना। और मोटा से मोटाना।
है ना। चैट से चेटियाना, ऐसे शब्द जो यहाँ आएंगे ये सब नाम धातु कहते हैं। एक होता है विधि क्रिया, मुझे याद है। देखिए विधि क्रिया में क्या होता है, जिसमें आज्ञा, आदेश, अनुदेश, अनुरोध ये सब आ जाए वो कहलाते हैं विधि क्रिया। चलिए इतना तो समझ में आई। अगर यहाँ कोई दिक्कत है तो यहाँ तक में या इसमें जानने में तो बताइए। बाकी हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।